हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी पे आधारित कुछ घटनाएं पढ़ रहे थे। उन घटनाओं में से एक घटना जो बची हुई थी उसका नाम है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु एक उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षति के भेजा जा सकता है, बिना ऊर्जा हानि के भेजा जा सकता है, पूरी गुणवत्ता के साथ भेजा जा सकता है। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूर्ण गुणवत्ता के साथ भेजा जा सकता है। तो ये जो प्रकाशिक तंतु है कैसा होता है ये देखें आप। तो इसमें क्या होता है, ये कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का। तो कांच और क्वार्ट्ज का बना इसमें क्या होता है, पतला सा पाइप होता है, बहुत पतला पाइप। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा मोटा दिखेगा। ये बहुत पतला पाइप होता है जो मनुष्य के बाल के समान होता है। ये कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, कवर चढ़ाया जाता है इसके ऊपर। तो मान लें आप कि यहाँ पे ये इस तरीके की एक परत चढ़ी हुई है इसके ऊपर, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसी ये परत चढ़ी हुई है इस तरीके की, आप समझ पा रहे हैं, ऐसी। अब देखो ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसको तो अपन बोलते हैं क्रोड, है ना, क्रोड बोलते हैं इसको। और जो बाह्य आवरण जो है ना, इसे अपन बोलते हैं क्लीडिंग। इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्लीडिंग। अब क्या होता है कि ये जो बाह्य आवरण है, ये जो क्लीडिंग है, ऐसे पदार्थ की बनी होती है जिसका अपवर्तनांक कोर के अपवर्तनांक से कम होता है। अर्थात जैसे मान लूँ कि कोर का अपवर्तनांक μ2 है और क्लीडिंग का अपवर्तनांक μ1 है, तो आपको ध्यान रखना है μ2 का मान ज़्यादा होगा किससे, μ1 से, ठीक है। फिर बाह्य परिस्थितियों जैसे ताप, दाब आदि से, आर्द्रता आदि से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और कवर चढ़ाते हैं, एक बफरिंग करते हैं या प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आप ध्यान से सुनना सभी, कि ये जो प्रकाशिक तंतु है ऐसा उपकरण है जो प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। किस घटना पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे, जैसे आप समझे, ये आपके पास ये क्रोड है और ये आपके पास क्या है बताओ, क्लीडिंग। अब देखो जैसे कोई प्रकाशिक संकेत या प्रकाशिक किरण जो है, जैसे कोई प्रकाशिक किरण यहाँ इसमें प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करती है तो इसे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित कराते हैं। जिससे क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के कारण और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब ये दूसरी परत सतह पर आती है तो यहाँ भी सघन से विरल में जाएगी, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से लगातार कई पूर्ण आंतरिक परावर्तनों के बाद ये प्रकाशिक संकेत आगे निकल जाता है। प्रकाश तंतु से संकेत भेजने के दौरान ऊर्जा हानि नहीं होती है ना। तो आप समझ पाए, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा रखना और इसका अपवर्तनांक क्या रखना, कम रखना है। प्रकाशिक तंतु जो है वो व्यापक रूप से यूज़ में नहीं लिए जाते, बड़ी केबल लाइंस के रूप में यूज़ में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। और मान लो बीच में से कहीं टूट जाए तो मनुष्य के समान बहुत पतला वायर होता है, पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से टूटा है। फिर क्या, पूरी केबल ही बदलनी पड़ती है। तो स्पेशल पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। आजकल वो दिवाली पे लाइटें आती है, पेड़ों में लाइटें लगाते हैं, छोटा झूमर आता है, वहाँ भी कुछ छोटे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ लेना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ पाए प्रकाशिक तंतु के बारे में। अब आगे अपन हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन से रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन है। मैं आज का टॉपिक लेता हूँ नया, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसा होता है ये आपको ध्यान से समझना है ना। अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन देखें आप कैसा होगा।
तो इस डायग्राम को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे समझें ध्यान से। हम क्या करते हैं, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं इस तरीके का, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया। ये दोनों तरीके का ले सकते हो आप, अवतल और उत्तल, ठीक है। अपन कोई भी एक लेके अपन समझ सकते हैं। तो देखो आप, ये 2 क्षेत्र मैंने बनाए। इधर वाला क्षेत्र निर्वात या वायु है, निर्वात या वायु, और इधर वाला क्षेत्र जो लिया है वो अपन ने लिया है ग्लास, कांच। इधर का क्षेत्र अपन लिया है कांच। ये मैंने यहाँ पे खींची है आपके पास मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष खींची है अपन ने, ठीक है। अब देखो अपन सीखने जा रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो अपवर्तन कैसे होता है समझना। तो मैं क्या करता हूँ, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु के आकार का बिंब लेता हूँ। इस बिंदु बिंब से एक प्रकाश की किरण तो सीधी जाती है, जो डायरेक्ट निकल जाती है, एज इट इज़ निकल जाती है नहीं, और इसी बिंदु बिंब ओ से एक और प्रकाश की किरण लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो मान लें कि हमने दूसरी प्रकाश की किरण ली। अब जैसा कि मैंने बताया कि निर्वात या वायु है तो विरल माध्यम है, तो इसका अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं, और एक कांच है सघन माध्यम में, इसका μ2 मान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए μ2 बड़ा है किससे, बताओ, μ1 से। अब ये जो दूसरी प्रकाश की किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित हो रही है, इस गोलीय पृष्ठ पर अपन अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचिए, यहाँ पे अभिलंब मतलब इस सतह पर एक लंबवत रेखा अपन खींचेंगे। तो यहाँ पर ने एक लंबवत रेखा खींची, और आपको ये याद रहना चाहिए कि अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से गुजरता है, अभिलंब सदैव वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, बताओ, आपतन कोण, ठीक है। और इसी प्रकार आगे बात करें अपन, तो जब अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन कैसे होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, तो प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या होगी बताओ, मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस तरीके से ही मुड़ गई। अब आप देख पा रहे हो ये अपवर्तित किरण है, और एक किरण ये वाली आ रही है। जब दोनों अपवर्तित किरणें आगे जाके एक दूसरे को मिलती हैं तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो बिंदु आकार का जो बिंब लिया है अपन ने, उसका बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है आई बिंदु पर, बिंदु आकार का ही प्रतिबिंब बनता है उसका आई बिंदु पर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण ये होगा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, अभिलंब का अपवर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण। अब हम मान लेते हैं कि ये कोण अल्फ़ा है, और ये कोण बीटा है, और ये कोण है गामा। ये बिंदु जो है अपवर्तन बिंदु वो एम मान लें, और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इस जगह, इसको नाम दिया क्यू, और ये बिंदु जो जिसे अपन ध्रुव की तरह यूज़ में लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने पी, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है। तो आप देख पा रहे हो हमने एक बिंदु बिंब का बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनाया जो आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए आप, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए एक संबंध ज्ञात करेंगे। किस में संबंध ज्ञात करेंगे बताओ, बिंब की दूरी। तो बिंब की दूरी देखो यहाँ से, गोलीय पृष्ठ से बिंब की दूरी को u से व्यक्त करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं बताओ, v से व्यक्त करते हैं। क्लियर है नहीं। और साथ में वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये क्या कहलाती है बताओ, वक्रता त्रिज्या। तो इन सभी राशियों में संबंध ज्ञात करेंगे u, v, r, μ1 और μ2 में। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो आप सभी, इस डायग्राम पर आपको नज़र रखनी है, और मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप सभी देखेंगे गौर से। तो डायग्राम को देखते हुए देखो आप, सबसे पहले मुझे बताओ tan i का मान क्या होगा। tan i, tan थीटा निकालते ना, तो tan i या tan अल्फ़ा ज्ञात करते हैं। तो tan अल्फ़ा का मान क्या होगा, यहाँ से इस त्रिभुज से, त्रिभुज MQO में tan अल्फ़ा लंब बटे आधार MQ बटे OQ। तो मैंने लिख दिया MQ बटे OQ, ठीक है। अब आप देखें आगे, इसी तरह आप tan बीटा ज्ञात करेंगे और tan गामा ज्ञात करेंगे। तो tan बीटा भी ज्ञात करना है और tan गामा भी ज्ञात करना है। तो आप देखें, आप इसमें और से डायग्राम में देखेंगे आप कि tan बीटा का मान निकालें अपन इस ट्राइंगल से MQI से। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार MQ बटे IQ, तो हो जाएगा MQ बटे IQ।
और टेन गामा का मान निकालें, टेन गामा, तो टेन गामा का त्रिभुज एम क्यू सी से ज्ञात करेंगे, एम क्यू सी, तो टेन गामा बराबर लंब बटे आधार, तो वही एम क्यू बटे सी क्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको? नहीं, समझ आया? अब एक छोटी सी कंडीशन अपन लगाते हैं कि आई अत्यल्प है, आई अत्यल्प है, आई मतलब आपतन कोण बहुत छोटा है, तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी समझाया, आई का मान बहुत छोटा कर दें तो एम बिंदु, जैसे देखो आई छोटा कब होगा? जब इस आपतित किरण को यूँ लेके आएंगे तो बिंदु एम इधर खिसकेगा, तो बिंदु एम का जो लंब पाद है क्यू वो किधर खिसकेगा? पी की तरफ खिसकेगा, खिसकेगा ही नहीं। तो आई अत्यल्प हो तो बिंदु क्यू किस पे शिफ्ट हो जाएगा बताओ? पी पे। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेन अल्फ़ा लगभग बराबर होगा अल्फ़ा के, और जैसे साइन अल्फ़ा की बात करें तो ये भी लगभग बराबर होगा अल्फ़ा की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अपन मान लें कि आई बहुत छोटा है तो यहाँ पे आप इससे देखना, इससे टेन अल्फ़ा का मान, टेन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिख देंगे और एम क्यू की जगह क्या लिखेंगे? पी, क्यू किस पे शिफ्ट हो गया? पी पे, तो एम पी बटे ओ पी। ऐसे ही दूसरे वाले केस से बीटा ज्ञात करें तो टेन बीटा की जगह बीटा लिखेंगे तो एम पी बटे आई पी, और फिर टेन गामा की जगह गामा लिखेंगे तो एम पी बटे सी पी। ये हो गया एम पी बटे सी पी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास आ गए। अब अपवर्तनांक की बात करें, माध्यम का अपवर्तनांक, तो म्यू टू वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू वन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब देखें आप गौर से, म्यू टू वन को लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और आई बहुत छोटा है तो साइन आई की जगह केवल आई लिख दें, और जब आई बहुत छोटा है तो आर भी बहुत छोटा होगा तो साइन आर की जगह आर लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टू गुणा आर बराबर म्यू वन गुणा आई, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बात करते हैं अपन कोण की। बहिष्कोण आपने पढ़ा है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखें आप गौर से, ये आई जो है, आई ये त्रिभुज एम सी ओ का बहिष्कोण है, एम सी ओ का बहिष्कोण है आई, तो आई अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, आई बराबर अल्फ़ा प्लस गामा। तो आई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा, तो आई की जगह लिख दिया अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाओ आप, एम सी आई, त्रिभुज एम सी आई में देखो ये गामा जो है वो बहिष्कोण है आर और बीटा के लिए, तो गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो म्यू टू। अब आप देखना गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो मैं समझा रहा हूँ गामा बराबर आर प्लस बीटा, तो आर का मान क्या आएगा? गामा माइनस बीटा आएगा, तो आर की जगह अपन क्या लिख देते हैं बताओ? गामा माइनस बीटा, ये आ गया। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आप यहाँ से रखें ऊपर से जो अपन ने पता की है, तो देखें आप अल्फ़ा बीटा गामा, गामा की वैल्यू देखें आप क्या आएगी बताओ? यहाँ से एम पी अपॉन सी पी, फिर बीटा की वैल्यू रखेंगे एम पी अपॉन आई पी, फिर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे आप, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी एम पी अपॉन ओ पी, और फिर आप गामा की वैल्यू रखेंगे तो एम पी अपॉन सी पी, ठीक है। आप देखें राइट साइड से एम पी कॉमन, लेफ़्ट साइड से एम पी कॉमन, दोनों साइड से एम पी कॉमन ले लेंगे, एम पी कैंसिल, म्यू टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू टू अपॉन सी पी माइनस म्यू वन अपॉन आई पी इज इक्वल, सॉरी म्यू टू अपॉन आई पी अंदर मल्टीप्लाई किया, म्यू वन को करेंगे तो म्यू वन अपॉन ओ पी और म्यू वन अपॉन सी पी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? समझे आप यहाँ तक, है ना। अब आगे देखिए, इसी को सी पी वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे तो म्यू टू अपॉन सी पी माइनस में ले आएंगे ये म्यू वन अपॉन सी पी, और इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू टू अपॉन आई पी और प्लस म्यू वन अपॉन ओ पी। अब आप देखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन और लघुत्तम क्या आएगा बताओ? सी पी। अब सी पी क्या है यहाँ पे देखो, सी पी
सी पी वक्रता त्रिज्या आर से लिखेंगे या नहीं, और यहाँ से नापेंगे ध्रुव से और इस तरफ नापेंगे, तो किधर नापी बताओ, आपतित किरण की दिशा में, तो कैसी लेंगे बताओ, धनात्मक। फिर आगे आ जाओ, μ2/IP, IP प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ध्रुव से नापेंगे, आपतित किरण की दिशा में नापेंगे या नहीं, ये भी धनात्मक V से लिखेंगे, और प्लस μ1/OP, P से नापेंगे बिंब की दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगी -U। तो ये आपके पास रिलेशन निकल के आता है μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये रिलेशन निकल के आता है, जो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में आता है एग्ज़ाम में ये, ठीक है। तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक लेते हैं। तो अगले टॉपिक की यदि बात करें तो अगला टॉपिक आता है लेंस। तो लेंस के बारे में अपन बात करें, लेंस क्या होता है, सबसे पहली बात ये करते हैं। तो लेंस क्या है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 वक्र पृष्ठों से मिलके बना होता है, या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलके बना होता है, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं किसकी, बताओ, लेंस की। तो लेंस की अब बात करें तो लेंस क्या है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम, मतलब पारदर्शी माध्यम है, समांगी मतलब हर जगह वो एक जैसा है, उसका मिश्रण एक जैसा बना हुआ है, और पारदर्शी है, आर पार उसके देख सकते हैं, और उसमें 2 पृष्ठ होंगे, 2 वक्र पृष्ठ होंगे, या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होगा। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है आपके पास अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तल लेंस की बात करें, है ना, तो उत्तल लेंस जो होगा वो कैसा होगा, आप देखना 3 प्रकार का होगा। पहला लेंस जो होगा उत्तल लेंस में, वो होगा जिसकी दोनों सतह उत्तल हों, एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, उसको इस प्रकार से काटा गया है कि दोनों सतह जिसकी उत्तल हैं, तो इसको अपन बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस मतलब दोनों सतह उत्तल हैं, उभयनिष्ठ सतह उत्तल हैं, तो इसका नाम है उभयोत्तल लेंस। एक क्या होगा, एक सतह समतल होगी और एक सतह उत्तल होगी, तो ऐसा जो लेंस है वो कहलाएगा समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, ठीक है। और एक कैसा होगा जिसमें एक सतह उत्तल होगी और एक सतह अवतल होगी, तो इसको बोलेंगे अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। इसी प्रकार अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होगा, ऐसा लेंस जिसकी दोनों सतह अवतल हैं, वो क्या होगा, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस, ठीक है। और एक समतल सतह और एक अपनी कैसी है बताओ, अवतल सतह, तो इसको बोलेंगे समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। और एक अवतल सतह और दूसरी उत्तल सतह, तो क्या बोलेंगे, उत्तलावतल लेंस। वैसे ज़्यादातर अपन यही वाले यूज़ लेते हैं, उभयोत्तल लेंस और उभयावतल लेंस। जब भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात की जाती है तो अधिकतर केसेस में यही वाले काम में लिए जाएंगे, ये विशेष केसेस में काम आते हैं ना, विशेष कंडीशंस में, है ना। तो आपको ये दोनों याद रखने, लेंस 2 प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल, और इनके भी 3 प्रकार हैं ऐसे, ठीक है। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो कौन कौन सी परिभाषाएं होंगी, वही परिभाषाएं जो पहले पढ़ी थी। जैसे आपने लेंस ले लिया, एक उत्तल लेंस ले लिया, एक अवतल लेंस ले लिया, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो आप देख रहे हो एक लेंस जो है, लेंस इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2 खोखले गोलों का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, 2 बड़े खोखले गोलों का प्रतिच्छेदन मान सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो 2 गोलों का यदि प्रतिच्छेदन मान सकते हैं तो इन दोनों गोलों के 2 केंद्र होंगे, तो ये दोनों केंद्र क्या कहलाते हैं बताओ, वक्रता केंद्र, और इनकी त्रिज्याएं क्या कहलाती हैं बताओ, वक्रता त्रिज्याएं, R1 और R2। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों समान हो, अलग अलग भी हो सकती है। बाकी उभयोत्तल लेंस लिया जाए तो इसमें दोनों को समान रखा जाता है, ठीक है। बाकी अलग अलग भी हो सकती है। इसी तरह से अगर यहाँ बात करें अवतल लेंस की, तो इसमें भी वही 2 गोलों का प्रतिच्छेदन माना जा सकता है इसको, ठीक है। तो देखो आप, इसके भी वही 2 केंद्र होंगे, C1 C2, और 2 वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2,
क्लियर है पहली परिभाषा। दूसरा आता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जैसे आपके पास ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है बिल्कुल केंद्र में, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होगा ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। ओ से व्यक्त करेंगे इसको। अब बात करें मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष क्या होगी, तो अभी अभी मैंने बताया कि जो वक्रता केंद्र होते हैं और ये जो प्रकाशिक केंद्र है, इनसे गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताओ, मुख्य अक्ष। लेंस के जो वक्रता केंद्र है उससे और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताओ, मुख्य अक्ष कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ आया यहाँ तक। अब बात करते हैं मुख्य फोकस और प्रथम फोकस की। अब देखो आप, जैसे आपके पास ये लेंस है, दोनों लेंस, ठीक है, तो देखो आप, ये अपनी मुख्य अक्ष हो गई। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होता है उसे अपन बोलते हैं द्वितीयक फोकस। ये F1 ये F2, ये मुख्य फोकस ये द्वितीयक फोकस, ठीक है। इसी तरह दर्पण में तो एक ही फोकस लिया जाता है, दो फोकस होते हैं, मुख्य कौन सा होगा ये मैंने आपको बताया अभी। इसी तरह यहाँ अवतल में होता है, ये अपन ने क्या किया, मुख्य अक्ष खींची, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई, देखो किरणें ऐसे क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी ऐसे इस जगह पे ही ऐसे फैल जाती है। देखो मैं आप बताऊं, आप ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि ये जो लेंस है, दोनों लेंस, उत्तल लेंस जो है वो किरणों को इकट्ठी करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस जो है वो किरणों को प्रसारित करता है, फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपन बोलते हैं मुख्य फोकस। और जो दूसरी तरफ होता है उसे अपन बोलते हैं द्वितीयक फोकस। जैसे इसमें मुख्य फोकस ये होगा और दूसरी तरफ जो होगा वो क्या होगा, बताओ, द्वितीयक फोकस, ठीक है। ये आपने अच्छे से समझा। अब बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी क्या होती है, बताओ, कि मुख्य फोकस से और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस से और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बताओ, फोकस दूरी कहलाएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपने पास लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, बाकी ज़्यादातर परिभाषाएं मैं दर्पण में बता चुका था आपको भी, ठीक है। अब बात करें अपन एक पतले लेंस से अपवर्तन की बात करें, या फिर अपन बोले लेंस मेकर फार्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है वो आता है लेंस मेकर फार्मूला। तो देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के लिए, अब ध्यान से समझना है इसको। लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, एक पतले लेंस से अपवर्तन करा के देखते हैं। तो कैसे कराएंगे आप देखिए, अभी जो सीखा वही यूज़ आएगा। एक हमने एक पतला लेंस लिया, ये हमने मुख्य अक्ष खींची, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया ओ। अब देखो आप ध्यान से, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना आप, इधर है ना, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया इस जगह पे। अब देखो यहाँ पे कोई बिंदु बिंब रखा हमने, ये बिंदु बिंब रख दिया। मान लो प्रकाशिक केंद्र को नाम दे देते हैं अपन O डैश, तो बिंदु बिंब को नाम दे देते हैं O। अब बिंदु बिंब से निकलने वाली प्रकाश की एक किरण तो सीधी निकल जाएगी, ऐसे कि ऐसे, ठीक है, यूं के यूं निकल जाएगी। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो कैसे आएगी, अभी समझाया था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में कि एक प्रकाश की किरण इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे कोई बिंदु M होगा। अब यहाँ पे आप एक अभिलंब खींचेंगे यूँ, तो आपको पता है कि ये बाहर वाला माध्यम निर्वात या हवा है जिसे μ1 बोलते हैं, इधर भी निर्वात या हवा है μ1, और अंदर कांच का बना हुआ तो इसे μ2, मतलब ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको यूँ जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे मुड़ेगी, मुड़ गई। अब यहाँ पे वापस देखो,
फिर यहाँ पे ये क्या हो गया बताओ, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। तो आप देखो जब पहली बार यहाँ मुड़ी तो प्रथम प्रतिबिंब बना, और प्रतिबिंब कहाँ दिखाएंगे अपन, हमेशा मुख्य अक्ष पे। तो इसको आगे डॉट 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 बनाएं तो प्रथम प्रतिबिंब बना अपना I1। पहली बार अपवर्तन से प्रथम प्रतिबिंब बना I1। जैसे बिंब की दूरी यहाँ से U ले लेते हैं, तो ये प्रथम प्रतिबिंब की दूरी ले लेते हैं अपन V1। बोलो कोई दिक्कत इसमें, समझ आया यहाँ तक। अब बात करें कि यहाँ पे फिर से अपवर्तन होगा, तो यहाँ एक और अभिलंब खींचेंगे इसके लंबवत। जब अभिलंब खींचेंगे तो आपको पता होना चाहिए अब की बार प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगी। जाना चाहिए यूँ, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे आएगी। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनेगा आपका I, और इसकी दूरी अपन मान लेते हैं कितनी है बताओ, V। ऐसा मान ले। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे आई। ठीक है। तो जब कोई बिंदु बिंब किसी पतले लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो उसके अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब I1 बनता है। ये I1 प्रतिबिंब कहाँ से बना, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद। अब यही I1 प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है। और इससे अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब I प्राप्त होता है नहीं। ठीक है। तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला अपन डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसमें दो पृष्ठ हो गए आपके पास, देखो इसको नाम दे देता हूँ AB, इधर वाला बिंदु P1 और इधर वाला बिंदु P2। तो दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है ये लेंस। पहला गोलीय पृष्ठ है AP1B और दूसरा गोलीय पृष्ठ है AP2B। तो पृष्ठ AP1B से और पृष्ठ AP2B से अपवर्तन को अपन समझते हैं। तो देखो पहले मैं केवल लेना चाह रहा हूँ गोलीय पृष्ठ AP1 और B से अपवर्तन, बस यही लेना है। तो ये मुख्य अक्ष खींची, यह आपका बिंदु बिंब हो गया O, इससे एक प्रकाश की किरण यहाँ गई M पर, M1 बिंदु पर, और यहाँ से अपवर्तन हुआ और ये कहाँ पे आ गई बताओ, I1 पे। पहले पृष्ठ से ये अपवर्तन हुआ। अब देखो ये जो पृष्ठ है AP1B, इसके बाईं ओर कौन सा माध्यम है, μ1, और इसके दाईं ओर कौन सा माध्यम है, μ2। अगले पृष्ठ पे नहीं जाना है, जस्ट इसके दाईं ओर कौन सा है, μ2। अब ये बताओ उसी केस की तरह हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला देखो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो इसके लिए रिलेशन निकल के आया था, याद करो ये वाला, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो देखें आप, ये दूरी हो गई आपके पास u और ये दूरी हो गई आपके पास v1। तो कैसे लिखेंगे वो रिलेशन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के संबंध से। तो देखो μ2/v1 माइनस, अब इधर आ जाओ, μ1/u, और बराबर में क्या था, μ2 माइनस μ1 और अपॉन इसकी वक्रता त्रिज्या। हम दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या अलग अलग मान के चल रहे हैं, तो ये वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं R1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये वक्रता त्रिज्या समान भी हो सकती है, लेकिन डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन में अलग अलग मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला आएगा तो न्यूमेरिकल में समान दी गई हो तो आप समान लिख सकते हो। ठीक है। अब बात करें तो एक पृष्ठ से अपवर्तन हुआ, अब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन देखें तो दूसरे पृष्ठ से अब की बार दूसरा पृष्ठ लेते हैं, कौन सा वाला बताओ, A, P2 और B। अब इस पृष्ठ से अपवर्तन कैसे हुआ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ करेगा, तो इसको आपको गौर से समझना है थोड़ा सा, है ना। अब देखना अब मैं कैसे बनाऊंगा कि पहले वाले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बना I1, और यही प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए किसकी तरह काम करेगा बताओ, बिंब की तरह। तो देखिए आप, ये प्रतिबिंब बना हुआ है I1 जो पहले वाले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद बना था, और ये दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा। और अंतिम प्रतिबिंब आप ऊपर वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है I। अब देखना, ये दूरी होगी आपके पास V1 और ये दूरी होगी आपके पास V, है ना। अब देखो ये जो पृष्ठ है AP2B, इसके दाईं ओर कौन सा माध्यम है, μ1। ऊपर वाले में देखो दाईं ओर μ1 और बाईं ओर कौन सा माध्यम है बताओ, μ2। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप। अब देखो मैं आपको एक विशेष परिस्थिति बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ बिंब रखा हुआ है तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद जो प्रथम प्रतिबिंब, या अपवर्तन के बाद जो प्रथम प्रतिबिंब I1 बनता है वो यहाँ बनता है, इस माध्यम में, μ2 माध्यम में, कांच में बनता है। लेकिन प्रतिबिंब को हमेशा मुख्य अक्ष पर दिखाया जाता है, इसलिए डॉट 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 करके और अपन यहाँ पे दिखाते हैं। भाई बनता कहाँ है, यहाँ पे, समझ पा रहे हो। मतलब पृष्ठ AP1B के
बाईं ओर बिंब होगा तो दाईं ओर क्या होगा बताओ, प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब बना है पहले पृष्ठ से, इसके साथ दूसरे पृष्ठ A P2B को रिलेट करें तो ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ, ये जिसका नाम I1 है, इसको रिप्रेजेंट यहाँ किया, बनता है यहीं पे, तो ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब की तरह कार्य करेगा और फिर अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ जिसे I देंगे। तो अपन पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब मिला I1, इसको रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं, दर्शाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बनता कहाँ है, यहीं पे। तो आपको क्या मान के चलना है कि I1 प्रतिबिंब कौन से माध्यम में बना हुआ है, कांच में, जिसका अपवर्तनांक क्या है, μ2। ठीक है, दिखाएंगे यहीं पे, लेकिन मान के चलना है यहाँ है, क्योंकि यहाँ बिंब है, तभी तो इसके लिए पहले वाले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना है तभी तो इसके लिए बिंब की तरह कार्य करेगा जब वो यहाँ होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि I1 प्रतिबिंब μ2 माध्यम में बना है। तो यहाँ देखो, ये जो I1 प्रतिबिंब है कौन से माध्यम में बना है, μ2 में। ठीक है, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है बताओ, μ1 माध्यम में। अब देखो वही अपवर्तन से संबंध लगाएं, ये वाला देखो, तो इधर की बात करें इधर, तो इधर कौन सा माध्यम है, μ1, और इधर प्रतिबिंब क्या बना है, ये जिसकी दूरी कितनी है, v, फिर माइनस। अब उधर चल जाओ तो उधर कौन सा माध्यम है, μ2, और इधर क्या होगा, बिंब, कौन सा बिंब, ये वाला, दिखाएंगे यहीं लेकिन बनता कहाँ है, यहाँ। तो इसकी दूरी कितनी है, v1, वो इधर ली जाएगी, और बराबर में इन दोनों को माइनस करते हैं जैसा यहाँ किया था, तो μ1 माइनस μ2, और अपॉन में इसकी वक्रता त्रिज्या अलग मान लेते हैं r2। ये दो समीकरण आपके पास हो गए। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दें, क्योंकि दोनों का संयोजन से ही तो मिला है अंतिम प्रतिबिंब, तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो आप जोड़ें इन दोनों को गौर से, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, μ2/μ1, μ2/b1, μ2/b1, तो ये तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या बचा, μ1/v, ये तो यहाँ से बच गया, और माइनस में क्या बच गया, μ1/u, और बराबर इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा μ1 माइनस μ2 की जगह μ2 माइनस μ1 बन जाएगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, μ2 माइनस μ1 बन गया, यहाँ भी μ2 माइनस μ1 है, तो दोनों में से μ2 माइनस μ1 ले लिया अपन ने कॉमन, तो बचा ऊपर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1/r1, और यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले रखा था, तो अपन जोड़ रहे हैं समीकरण को, लेकिन माइनस कॉमन है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1/r2। क्लियर। अब इन दोनों में से μ1 कॉमन ले लें आप, μ1 कॉमन ले लिया तो 1/v माइनस 1/u, और ये एज इट इज़ रहेगा μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा है 10th क्लास, याद करो 10th क्लास में 1/v माइनस 1/u, देखो याद करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये तो दर्पण समीकरण है, और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है, लेंस सूत्र है। तो ये लेंस सूत्र होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इसकी जगह तो 1/f लिख देते हैं, और μ1 यहाँ गुणा में इसको भाग में ले जाते हैं इधर, तो हो जाएगा, इसके भाग में लगाओ तो μ2/μ1 माइनस μ1 का भाग लगाओ तो 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। अब आगे देखो, इसी को इधर लिखता हूँ मैं यहाँ, तो रिजल्ट आया 1/f बराबर μ2/μ1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, μ21 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो सूत्र है इसको अपन बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये जो सूत्र आया है इसको अपन क्या बोलेंगे, लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस सूत्र की सहायता से देखो, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, है ना, तो अपने अनुसार वक्रता त्रिज्याएं लेकर उचित फोकस दूरी का लेंस वहाँ से काटा जा सकता है। जैसे कोई कांच की सीट है, उससे लेंस काटना है, तो लेंस कैसे काट सकते हैं, उस कांच का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए। तो आप कितनी फोकस दूरी का लेंस बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप वक्रता त्रिज्याएं अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब इस सूत्र की सहायता से उचित फोकस दूरी के लेंस का निर्माण किया जा सकता है, लेंस बनाया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। कल जो अपन पढ़ेंगे, कल का जो अपना टॉपिक होगा वो लेंस से रिलेटेड होगा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। सबसे पहले तो लेंस
से प्रतिबिंब का निर्माण, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है, लेंस की शक्ति, क्षमता, पतले लेंसों का संयोजन, है ना, ये सभी टॉपिक्स अपन कल देखेंगे। मतलब लेंस वाला जो टॉपिक है वो अपन कल की क्लास में लगभग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है क्योंकि मैंने आपको बताया था अपन ने जो यूनिट उठाई थी वो यूनिट 9 नंबर की है 56 में से, है ना। तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है और रिटर्न प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये डायग्राम खुद बना के देखें, ठीक है। कोऑपरेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।